हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। बच्चों, अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम क्या, लगभग 1 महीने हो गया होगा, मैंने आपको एक टॉपिक मैथ का स्टार्ट किया था, मैट्रिक्स। किसी वजह से, टाइम की कमी होने की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बट अब कोशिश यही है कि डेली एक लेक्चर आपको मैथ का और एक फिजिक्स का मिलता रहे। ठीक है, तो पहले तो आपको बता दूं कि मैट्रिक्स में मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई थी उस फर्स्ट लेक्चर में, कि मैट्रिक्स क्या होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, या कोई भी कंपटीशन हो, मैट्रिक्स से प्रॉब्लम हमेशा आता ही आता है। ठीक है, और सीबीएसई आईएससी में तो बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है, एक क्वेश्चन जो है लास्ट 6 नंबर वाला मैट्रिक्स से ही रहता है ना। तो मैट्रिक्स में मैंने बेसिक्स आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, स्पेशली मैट्रिक्स में फिर ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स के एडिशन कैसे करते हैं, उसके ऑपरेशंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था। और फिर उसमें मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। हालांकि उसमें एक थियरम मैंने प्रूविंग कराई थी कि प्रूव दैट, ये थियरम आपकी प्रूविंग पूछी जाती है स्पेशली सीबीएसई और आईएससी में। You prove that every square matrix is convertible into sum of two matrices in which one is symmetric matrix and other is skew-symmetric matrix। मतलब हम एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में हमें तोड़ना होता है, जिसमें से एक मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक, और दूसरा क्या हो, स्क्यू-सिमेट्रिक। वैसे सिमेट्रिक की पहचान अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से खुद के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, और इसकी सिमेट्रिक की क्या पहचान थी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें किसी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर लूँ और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लूँ, वो दोनों इक्वल आ जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो उस ए मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी पहचान क्या थी कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हमेशा इसके सिमेट्रिक के क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, और जो डायगोनल के अपर वाले एलिमेंट होते हैं न्यूमेरिकली लोअर वाले एलिमेंट भी सेम होते हैं, बस साइन का क्या होता है, अपोजिट साइन के होते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। तो आज बेटा मैं इस सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक का थियरम तो प्रूविंग करा दिया था, बट उसमें मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया था। तो एक क्वेश्चन मैं आपको उस पर कराता हूँ कि कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, इनटू सम ऑफ टू मैट्रिक्स इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू-सिमेट्रिक। मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स ए जो गिवन मैट्रिक्स है वो है 2 1 3, और दूसरा आपका है 1 1 4 -1 6 एंड 2। तो ये आपका किस ऑर्डर का दिया हुआ, 3 क्रॉस 3 का दिया। इसको चेंज करना है। आपको बताया गया था मैट्रिक्स ए इज कन्वर्टेबल इनटू 2 पार्ट्स, वन इज हाफ ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक, जिसमें ये पार्ट बेटा क्या होता था, ये पार्ट आपका सिमेट्रिक होता था और ये पार्ट आपका होता था स्क्यू-सिमेट्रिक। और समझ में आ गई। तो ये आपका मैट्रिक्स ए के दो हिस्से हो गए, क्योंकि इनको अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए हाफ ए, यहाँ से हाफ ए हो जाएगा, हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश, ये कैसे हो जाएगा। तो है तो राइट में भी ए ही, बट इसके चेंज कर दिया गया दो पार्ट में। अब इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, इसका ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने कहा था कि इस रो को क्या करते हैं, हम कॉलम में लिख लेते हैं। तो 2 1 3 ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम में कर दिया। फिर 1 1 4 -1 6 एंड 2। ठीक, ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब आप सिमेट्रिक पार्ट को लिखिए, सिमेट्रिक पार्ट 1/2 ए प्लस ए डैश। तो देखिए ए प्लस ए डैश लिखेंगे और बाहर क्या है 1/2, तो इसको ऐड करिए दोनों मैट्रिक्स। तो देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश, दोनों को जोड़िए, 2 2 4
1 और ये 1 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 होगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 2, फिर आपका 2, फिर यहाँ 10 -1 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 2, और यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ आपका आ जाएगा 4। अब इस 2 को 2 से डिवाइड कर दिए सारे एलिमेंट को, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 सॉरी 1, ये आपका 1 1 5, और ये क्या आ जाएगा बेटा 1 5 2। क्लियर? तो ये आपका पहला पार्ट हो गया सिमेट्रिक पार्ट, और इसकी सिमेट्रिक पार्ट निकाल लीजिए आप। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा 1/2 a माइनस a डैश। चलिए 1/2 तो आपको लिखना ही है, a माइनस a डैश, इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करिए तो 2 - 2 क्या हो गया पहला एलिमेंट 0। देखना बेटा कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, 1 - 1 0, 3 - -1 तो ये हो जाएगा 4, 1 - 1 0, फिर 1 - 1 ये भी 0 आपका आएगा, 1 - 6 नहीं सॉरी 4 - 6, यहाँ से थोड़ा लाइट पड़ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा, 4 - 6 -2, और -1 - 3 -4, फिर आपका 6 - 4 ये हो जाएगा आपका 2 है ना, और 2 - 2 0। देखिए लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 है, और यहाँ देखिए 0, यहाँ 4 - 4 2 और -2, ये आपका इसके सिमेट्रिक है। इसको भी चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 2 0 0 -1, फिर आपका -2, फिर 1 और 0। ठीक, ये आपका इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए को हमने 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया और ये क्या हो गया इसके सिमेट्रिक। आप चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा, और इसका ट्रांसपोज करिए और इसका नेगेटिव निकाल लीजिए तो दोनों क्या आएगा इक्वल। तो सवाल आपका कंप्लीट हो गया। जो मैंने आपको थ्योरम में बताया था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेबल इनटू सम ऑफ 2 मैट्रिक्स इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यूसिमेट्रिक। समझ में आ गया बच्चों बेटा? तो ये एक क्वेश्चन आपका उसी थ्योरम पे बेसिकली बेस्ड था, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे इस पे देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैट्रिक्स में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब इसमें देखिए अगले पार्ट में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली मैंने मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको बता ही दिया था। अब मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन of a matrix by other matrix। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। उसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि किस मैट्रिक्स का किस में मल्टीप्लाई होगा। पहले हमें उस कंडीशन को समझना है कि क्या कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कंडीशन क्या है। अगर हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n का है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n क्रॉस p का है, तो ए बी मैट्रिक्स जो एग्जिस्ट करेगा वह m क्रॉस p का होगा। ठीक, कहने का मतलब ये क्या चीज़ मैट्रिक्स का रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है कॉलम, ये इसका रो है, इसका कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? अपने दिमाग में ऐसे समझिए, ये जो इक्वल वाला है ये आपका हट जाता है
और बचा क्या, m क्रॉस p। तो इस ऑर्डर का आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स m क्रॉस p का मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A जो कि आपका सपोज कर लिए 3 क्रॉस 2 का है, तो दूसरी मैट्रिक्स जिसको इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, उसका ऑर्डर आपका किस ऑर्डर का होना चाहिए। देखिए इसका कॉलम ये है, तो ये 2 क्रॉस कुछ भी हो सकता है, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मान लीजिए 2 क्रॉस 4 का लिख लिया, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखिए इसका कॉलम इसका रो बराबर। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वह आपका आएगा, ए बी जो मैट्रिक्स है वह 3 क्रॉस 4 का आएगा। ठीक, ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे यहाँ ए बी तो निकल गया, एग्जिस्ट कर रहा है, क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो बी ए का मतलब बी का ऑर्डर लिखिए 2 क्रॉस 4, ए का ऑर्डर लिखिए 3 क्रॉस 2। देखिए ये क्या इक्वल है, क्या इसकी कॉलम और इसकी रो अनइक्वल है, तो इसका मतलब ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि ए बी भी एग्जिस्ट करे और बी ए भी एग्जिस्ट करे। देखिए जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 क्रॉस 2 का, दूसरा ले लिया ए भी 2 क्रॉस 2 का, तो ए बी देखिए ये तो इक्वल आपका, तो ये आपका जो है ए बी आएगा वह मैट्रिक्स ए बी 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। ठीक है, अगर हम बी ए निकालना चाहें तो बी को पहले लिखेंगे और ए आपका 2 क्रॉस 2 का है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी ए भी 2 क्रॉस 2 का आएगा। इसका मतलब इस केस में ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल ही हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब ए बी एग्जिस्ट कर सकता है, बी ए एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हो सकता है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें, ठीक है, बट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए हो। ऐसा भी हो सकता है ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों क्या हो, अनइक्वल हो। इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो जनरली हम लोग एक लाइन लिखते हैं, इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इस पर ये तो था कंडीशन, आपको समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में कब मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इस पर हम लोग एक सवाल करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ बेटा, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए मान लीजिए एक लिखा हुआ है, मैं 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ 3 क्रॉस 2 का, तो रो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए और कॉलम कितने होनी चाहिए, 2। तो 1 2 2 3 0 -1, ये 3 क्रॉस 2 का हो गया। दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए बी हम निकालने जा रहे हैं, ये बी को लिख लेते हैं, सपोज कर लीजिए इसको लिख लेते हैं हम लोग 2 क्रॉस 3 का लिख लेता हूँ। 2 रो होनी चाहिए, 1 2 3 2 0 4, ये 2 क्रॉस 3 का हो गया। अब ए बी मैट्रिक्स देखिए ये भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसका कॉलम इसका रो के इक्वल है, तो ए भी एग्जिस्ट करेगा, इसमें बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी चलिए निकालते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको समझिए। जैसे हम लोग ऑर्डर लिखते हैं आर क्रॉस सी, उसी तरह से ये पहले वाले मैट्रिक्स का हम लोग रो लेते हैं, मान लें R1 है, ये R2 है और ये आपका क्या है R3। इसका कॉलम C1 C2 और C3। जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट आएगा वह बेसिकली 3 क्रॉस 3 का आएगा, ये तो आपको पता है। ठीक, अब पहले वाले का रो लेते हैं, दूसरे वाले का कॉलम लेते हैं, R1 C1, ये मिलके फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, फिर R1 C2, फिर आपका R1 C3,
फिर R2 लीजिए, R2C1, R2C2, R2C3, R3C1, R3C2, R3C3, ये आपके एलिमेंट मिलेंगे। अब R1C1 लिखेंगे कैसे, देखिए R1C1 की एक वैल्यूज यहाँ, चलिए यहीं इसी पे थोड़ा लंबा कर देता हूँ। पहले सवाल में आपको पूरे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ। R1C1 मतलब इसका पहला एलिमेंट R1 का 1 इसमें C1 में करना, तो 1 × 1, फिर इसका 2 का इसमें करेंगे प्लस 2 × 2, ये आपका हो गया R1C1 की वैल्यूज। फिर R1 का C2 में करेंगे तो 1 × 2, 1 × 2, फिर 2 × 0 प्लस 2 × 0। फिर R1 का C3 में कर लिए तो 1 × 3, 1 × 3, फिर 2 × 4, 2 × 4 हो गया। ये R1 का C1 में हो गया, C2 में हो गया, C3 में। फिर सेकेंड रो उठाएंगे R2, तो 2 × 1, 3 × 2, ठीक। फिर इस C2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 प्लस 3 × 0। फिर इसके बाद R2 का इसमें करिए 2 × 3 प्लस 3 × 4, ठीक। R2 का तीनों कॉलम में हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब R3 क्या करिए 0 × 1 प्लस -1 × 2, तो -1 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, -2, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं या एक स्टेप लिख ही लेते हैं, -1 × 2, फिर 0 × 2 प्लस -1 × 0, फिर आपका 0 × 3 प्लस -1 × 4। ये आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। 1 ये तो हो गया 1 और 4, 5 हो गया आपका, दिस इक्वल्स टू 5। ये आपका हो जाएगा 1 × 2 2, और ये हो गया आपका 0, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8 और 3 11, इधर आपका आ गया 2 और 6 8 हो जाएगा। ये आपका 0, ये हो गया 4, 3 चौका 12, 12 और 6 18, और ये आपका 0 हो गया, ये आपका आ गया -2 हो गया। यहाँ क्या आ गया आपका, ये तो 0 ही हो गया, और ये आपका क्या हो गया -4। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, AB मैट्रिक्स आपका आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना है कि R1 C1 R2 किस तरह से मल्टीप्लाई किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना, तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपको मैं मैट्रिक्स में एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, ट्रांसपोज बता दिया, नेगेटिव बता दिया, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन को नोट करिए आप, इस सवाल को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मैट्रिक्स और मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11th में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उन दोनों चैप्टर को मिक्स या आप कर सकते हो, दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सवाल ये है, इफ़ A इक्वल टू क्या क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है। इफ़ A इक्वल टू सवाल ये दिया है कॉस अल्फ़ा, ये गिवन है। इफ़ A इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक। एंड A टू द पावर n is equals to cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha cos n alpha, then prove by mathematical induction, then prove by principle of mathematical induction PMI for all n belongs to, या by PMI, prove that by PMI
ए टू द पावर एन इज़ ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना है कि ये करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में करते थे। एक होता था बेसिक स्टेप और एक होता था इंडक्शन स्टेप। बेसिक स्टेप में हम लोग n = 1 के लिए प्रूफ करते थे और इंडक्शन स्टेप में n = k के लिए हम लोग मान लेते थे और उसकी हेल्प से n = k+1 के लिए प्रूफ कर देते थे। इसका मतलब ये होता था कि यह सभी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो पहला स्टेप बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप में लेट n = 1। n = 1 लेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पुट करिए 1, तो a पे पावर 1 मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा। ठीक, और यही आपका देखिए ये गिवन है a, तो इसका मतलब हम इसको क्या ले सकते हैं a, तो a = a प्रूफ हो गया। हेंस आप क्या ले सकते हैं, हेंस an इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक, दूसरा है इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप, ठीक, इंडक्शन स्टेप में क्या है, लेट कैसे लिखते हैं ये ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। लेट an इज ट्रू फॉर n = k। मान लिया हमने n = k के लिए यह इक्वेशन वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, चलिए इधर ही लिख लेता हूँ, देन a पावर k इक्वल टू क्या आएगा, cos k अल्फ़ा sin k अल्फ़ा, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस sin k अल्फ़ा, यहाँ आपका आ जाएगा cos k अल्फ़ा। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। याद करिए, यही स्टेप्स हम लोग आगे चल के यूज़ करते हैं। अब आगे क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट an is true for n = k+1। k यानी नेचुरल नंबर, उसकी सक्सेसर के लिए हमें प्रूफ करना है। फॉर दिस वी विल प्रूव क्या चीज़ प्रूफ करेंगे, देखिए a जहाँ k है वहाँ क्या आ जाना चाहिए, k+1, यहाँ क्या आ जाना चाहिए, cos k+1 अल्फ़ा, ये आपका sin k+1 अल्फ़ा, और यहाँ आपका माइनस sin k+1 अल्फ़ा, और यहाँ आपका cos k+1 अल्फ़ा, ये आना चाहिए आपका। अब इसका LHS ले लेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे, है ना। देखिए इसके नीचे तो अब जगह नहीं बेटा, थोड़ी सी जगह इधर ही बना लेते हैं। ये रहा आपका, इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, a पावर k+1, इसको ले सकते हैं a k × a की वैल्यूज़ a k × a या a × a k। तो a की वैल्यूज़ तो आपके क्वेश्चन में गिवन ही थी, क्या था वो, देखिए a k की वैल्यूज़ ये हो गया cos k अल्फ़ा sin k अल्फ़ा माइनस sin k अल्फ़ा cos k अल्फ़ा। ये तो हो गया आपका a हो गया, सॉरी a पावर k हो गया। इक्वेशन 1 से ये रख दिया वैल्यूज़। अब हम लोग a की वैल्यूज़ गिवन था क्वेश्चन में, क्या था वो, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये गिवन था आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लिकेशन अभी आपको बताया है।
इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो कॉस के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, पहला टर्म क्या बनेगा कॉस के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इसका इसमें किया इसका इसमें, तो माइनस साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक, इस रो का इस कॉलम में हो गया। अब इस रो का इस कॉलम में करिए तो दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा कॉस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन के अल्फ़ा और ये आपका कॉस अल्फ़ा। ठीक, सेकेंड रो लीजिए तो माइनस साइन के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक, इसका इसमें कर लिया आपने, फिर इसका इसमें माइनस कॉस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक, इस रो का इस कॉलम में हो गया, इस रो का इस कॉलम में करिए तो माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। ठीक, तो ये आपको हो जाएगा कॉस के प्लस 1 अल्फ़ा। ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। इसे माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, उसके बाद ये भी आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, ये हो जाएगा साइन के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, ये माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया आपका कॉस ए प्लस बी, तो ये हो गया कॉस के प्लस 1 अल्फ़ा। ये आपका क्या आ गया RHS आ गया। ठीक, अब क्या लिखेंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए एक दो लाइन लिख देता हूँ, लिखना ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर आपके बोर्ड में कट जाएंगे। देखिए क्या है, हेंस by principle of mathematical induction an is true for all n belongs to n। ठीक, तो सारी नेचुरल नंबर के लिए आपका क्या हो गया ये वैलिड हो गया। तो ध्यान रखिएगा इंडक्शन और मैट्रिक्स से मिक्स क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आज को अब आपको सिखाते हैं कि कैसे एडजॉइंट और इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बेटा इन्वर्स और एडजॉइंट निकालना और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आपको इन्वर्स कैसे निकाला जाता है वो सिखाते हैं। इन्वर्स ऑफ है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से इन्वर्स और स्क्वायर के लिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं माइनर और कोफैक्टर, वो निकालना आपको आना चाहिए। तो पहले डिटर्मिनेंट्स का वो चीज़ सीखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट मान लीजिए है एक दिया हुआ है आसान सा 2 3 4 6। ठीक, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में देखिए डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज़ डिटर्मिनेंट्स हमेशा
नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स डिटरमिनेंट में बराबर होती है, मतलब हमेशा स्क्वायर शेप में होता है, पहली चीज़। दूसरा, ये नोटेशन का फ़र्क होता है। तीसरा, एवरी डिटरमिनेंट कैन बी कन्वर्टेबल इनटू सिंगल रियल नंबर, बट मैट्रिक्स की कोई वैल्यूज़ नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ कितनी है, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ हाफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब 2 × 6 माइनस 4 × 3, तो कितना आ जाएगा 12 - 12, इसकी वैल्यूज़ क्या आ गई 0। ठीक है, अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं। ये तो 2 × 2 का डिटरमिनेंट था, या सेकंड ऑर्डर इसको बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यूज निकालना तो आसान था, इसका मल्टीप्लाई कर लिया माइनस इसका कर लिया, आसानी से निकल गया। बट जब 3 × 3 होगा तो उसमें थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए क्या है, अब इसमें अगर इस मैट्रिक्स की एक दो चीज़ और समझ लेते हैं, डिटरमिनेंट्स का। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट मैंने लिख दिया, ये डिटरमिनेंट है 1 2 -3 4 1 6 0 2 1। ये किस ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये नया टॉपिक है बेटा, अगला चैप्टर बल्कि आएगा, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी एलिमेंट होते हैं इस डिटरमिनेंट के अंदर, दे हैव अंडरस्टूड साइन और हिडन साइन। जैसे मान लो अगर आपको कहीं लिखा है 3 × -5, तो इसका साइन क्या अंडरस्टूड है, प्लस। उसी तरह से ये जितने भी एलिमेंट हैं सबका हिडन साइन होता है, जिसका निकालने का जो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है -1 पे पावर r + c। r नंबर ऑफ रो और c क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। मान लो इस एलिमेंट का निकालना है, तो इसका नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 1, यहाँ पुट कर दीजिए। 1 + 1 2 हो गया, तो -1 पे जब इवन पावर आएगी तो साइन क्या आएगा प्लस, और -1 पे यहाँ अगर ऑड पावर आ जाएगी जोड़ने पर तो साइन क्या आएगा माइनस। जैसे इसका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका देखो फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम का है, 2 की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ r की वैल्यू 1 और कॉलम c की वैल्यू 2, ये 3 आ गया। तो -1 पे पावर 3 क्या आएगा, माइनस आएगा साइन। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब ये पावर जो है आपका ऑड नंबर आएगा तो नेगेटिव साइन होगा, इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। वैसे आप याद रख सकते हैं, पहले एलिमेंट का साइन होता है प्लस, दूसरे का माइनस, फिर इसका प्लस। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी -3, और ये प्लस है तो इसके बगल वाले के यहाँ माइनस, फिर इसका प्लस, फिर माइनस। ये आपका प्लस खैर 0 है, तो 0 के पहले तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, और ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस। और समझ में आ गई, ये तो प्लस से स्टार्ट होता, प्लस पे ही जाके ख़त्म होता, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और जनरल तरीका ये किसी भी एलिमेंट का निकाल, जैसे मान लो इसका निकालना है, तो ये सेकेंड रो का एलिमेंट है और सेकेंड कॉलम का, तो r और c की वैल्यूज 2 और 2 4 हो गया, तो साइन क्या आएगा प्लस आएगा। समझ में आ गई बात। ये तो रही बात हर एलिमेंट की साइन का। अब दो चीज़ और समझते हैं, माइनर और कोफैक्टर। ठीक, माइनर क्या होता है, माइनर जो होता है M11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट की माइनर की बात कर रहे हैं, मतलब इस 1 की मैं बात कर रहा हूँ। समझते हैं इसको, देखो यहाँ ये अंडरस्टूड साइन ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के माइनर की बात करें बेटा, इस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उस एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट कर दो आप। तो इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, जो बचेगा वही उसका माइनर हो जाएगा। मतलब 1 6 2 1, और इसकी वैल्यू निकालना भी उधर आपको सिखाया है। क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट 1 और -12 क्या आ गया, -11 आ गया। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें 4 ही एलिमेंट हैं, इसमें माइनर निकालना तो और आसान है। देखिए, अगर मैं माइनर की बात करूं इसमें M11 इस एलिमेंट का, तो इसका रो डिलीट किया, कॉलम बचा क्या 6, ये माइनर हो गया इसका। अगर मैं बात करूं M21, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये डिलीट, क्या बचा 3। ठीक, अगर मैं बात करूं M12 और M22 की, देखिए क्या आएगा, बताओ यहाँ M12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिलीट, कितना आ गया आपका 4।
और M22 मतलब इस एलिमेंट की बात करें तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, तो ये आ गया 2। ये तो है इसका माइनर निकालना। बट अगर कोफैक्टर यही पूछ दिया जाए C11, C21, C12 और C22 कोफैक्टर, C का मतलब क्या है कोफैक्टर, देखो ये बेटा ये ऐसे लिखते हैं कोफैक्टर, है ना। कोफैक्टर का मतलब ये होता है इफ़ वी यूज़ द एप्रोप्रिएट साइन बिफोर द माइनर देन इट विल बिकम कोफैक्टर। इस एलिमेंट का देखिए रो और कॉलम ही तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऐड करने पे क्या आएगा 2 आएगा। तो जब ये इवन नंबर आएगा तो इस एलिमेंट का जो अंडरस्टूड साइन है वो क्या है प्लस है। तो अगर हमने क्या बताया, अगर माइनर के पहले जिस भी एलिमेंट का माइनर आपने निकाला है, अगर उसके पहले आप उसका हिडन साइन भी लिख देते हैं तो वही कोफैक्टर बन जाता है। तो इस एलिमेंट का तो पहले फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का साइन क्या होता है प्लस, तो इसके पहले प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं, तो इसका माइनर और कोफैक्टर सेम हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए ऐड करने में क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा -3, यहाँ कितना आ जाएगा -4, यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो इन केसेज में तो साइन का फ़र्क आ गया, लेकिन बाकी इन केसेज में प्लस ही था, कोई फ़र्क नहीं। तो माइनर और कोफैक्टर बराबर भी हो सकता है और मतलब अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, साइन का डिफरेंस आ सकता है। तो माइनर कोफैक्टर समझ में आ गया। माइनर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का माइनर पूछा जाए उसकी रो और कॉलम को डिलीट करिए, बाकी जो बचे उसको अलग लिख लीजिए, वही उसका माइनर होगा। कोफैक्टर क्या होगा, इफ़ यू यूज़ द अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द एलिमेंट बिफोर इट्स माइनर देन इट विल बिकम कोफैक्टर। समझ में आ गई बात। अब इधर एक दो एलिमेंट का और सीखते हैं। अच्छा, इसका माइनर हो गया, अगर मैं इसका कोफैक्टर पूछ देता है C11 तो ये भी -11 ही आएगा। अब अगर मान लो एक दो एलिमेंट और निकालते हैं M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम मतलब इस 6 की बात कर रहे हैं। तो 6 का माइनर निकालने के लिए इसकी रो ये है और ये कॉलम है, इसको डिलीट करो, बचेगा क्या आपके पास 1 2 0 2, ये बचा आपका। तो इसकी वैल्यूज आप निकाल लीजिए, अब 2 × 1 2 और -0, तो ये 2 हो गया। अब इसका कोफैक्टर अगर निकालना हो C23 तो ये देखिए ऑड आ रहा है मतलब नेगेटिव आएगा, ये आपका हो जाएगा -2। बात समझ में आ गई। तो माइनर इन एलिमेंट्स का, इनका। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स का वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस। अभी मैंने थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना नहीं बताया, अब बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसकी ज़रूरत आपको वेक्टर में भी पड़ेगी। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा बेटा, A क्रॉस B जो निकालते हैं वो इसी मेथड से निकालते हैं, डिटरमिनेंट से ही, है ना। तो ये वहाँ पे भी काम आ जाएगा। अब समझते हैं कि इस थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे लगता है सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आपको आ गया, माइनर कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। यहाँ तो माइनर कोफैक्टर बिल्कुल आसान है, बट यहाँ पे जब डिलीट करेंगे तो 4 एलिमेंट बचेंगे और 4 को फिर आपको 2 ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जो मैंने बताया है उसी से सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यूज आ जाएगी। और फिर उसके बाद कोफैक्टर पूछा जाएगा तो साइन को देख लेंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, चलिए आगे अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट आपको बताता हूँ कि कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे या उसकी वैल्यूज निकालेंगे। दोनों का मतलब यही एक ही होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट या फिर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखो यहाँ बेटा, देखिए मान लीजिए एक डिटरमिनेंट से लिखा हुआ है 1 2 3 या यहाँ -2 कर देता हूँ 0 1 4 1 2 3, इसकी वैल्यूज आपको निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, पहले रूल को समझिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसमें कितनी रो और कितनी कॉलम है, 3 3। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू या इसका एक्सपेंशन हम कुल 6 तरीके से कर सकते हैं। ठीक, हालांकि हर तरीके से आंसर सेम आएगा। वो अलग बात है कि किधर से हम करें तो हमारा क्वेश्चन आसान होगा, वो एक अलग चीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी क्या होता है इसमें, जैसे या तो मैं C1 के लॉन्ग या R2 के लॉन्ग करूँ तो थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। खैर ये टॉपिक मैं आपको डिटरमिनेंट में बताऊँगा कि किधर से करना है। अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे इसका एक्सपेंशन करना है या इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर में तो कुछ करना नहीं, थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो इसकी अगर मान लो मैं R1 के लॉन्ग या C1 के लॉन्ग या C2 के लॉन्ग, किसी के लॉन्ग भी इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तरीका क्या होगा, मान लीजिए हम R1 के लॉन्ग कर रहे हैं
तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, ठीक, प्लस सेकेंड एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, प्लस थर्ड एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर। बात समझ में आ गई? अब देखिए, मैं आपको इसका एक्सपेंशन पहले R1 के अलांग कर रहा हूँ। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये रूल आपको याद होना चाहिए। ये किसी के अलोंग आप इसको एक्सपेंड करेंगे, यही अप्लाई करेंगे। R1 के अलोंग एक्सपेंड करें तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1 इंटू इट्स कोफैक्टर। इसकी रो कॉलम को डिलीट करिए, बचा क्या आपके पास 1 4 2 3। और इस एलिमेंट का साइन, चूंकि कोफैक्टर में साइन में लिखते हैं, इसका साइन तो प्लस ही होता, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सेकेंड एलिमेंट कितना है -2 इंटू इट्स कोफैक्टर। देखिए ये डिलीट करिए, ये डिलीट 0 4 1 3, तो ये हुआ 0 4 1 3। और इस एलिमेंट का साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस थर्ड एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर। ये डिलीट हुआ, ये डिलीट, तो 0 1 1 2 ये बचा आपके पास 0 1 और 1 2। सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 3 -8 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 0 -4 प्लस 3 0 -1। और सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -5 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका -8 और ये आ जाएगा आपका -3। तो ये हो गया 8 5 13 3 16 -16। यह इस डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हो गई -16। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट या कहते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। किसके अलांग मैंने एक्सपेंड किया इसको R1 के अलांग। अगर मैं C1 के अलांग एक्सपेंड करूँ तब भी रिजल्ट सेम आएगा। देखिए कैसे, कितना आया है -16 आया है ना बेटा, ये मैंने आंसर लिख रखा है। अब देखिए C1 के अलांग करते हैं इसको। C1 के अलांग, एक्सपेंडिंग अलांग C1, वही तरीका सेम, कोई चेंज नहीं। अब C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 इंटू इट्स कोफैक्टर देखिए क्या आएगा, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट, तो ये होगा 1 4 2 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट तो 0 है, इंटू इट्स कोफैक्टर 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैंने बताया कि एक्सपेंशन उधर से करते हैं जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 0 आपको मिल जाए, ताकि वह एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, प्लस थर्ड एलिमेंट कितना 1 इंटू इट्स कोफैक्टर। देखिए क्या बचेगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट, तो -2 3 और क्या बचा बेटा 1 और 4। और इस एलिमेंट का साइन क्या होगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ से 1 इंटू 3 -8 और प्लस 1, ये हो गया -8 -3, तो ये हो गया कितना -4 प्लस यहाँ पर आ गया -11, है ना। तो कितना आया आपका -15। ये गड़बड़ आ गया बेटा कहीं कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यार 1 ये डिलीट है, ये 1 4 2 3 ठीक है, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर 1 यहाँ लिखा, ये प्लस माइनस प्लस ही होगा, ये डिलीट हो गया, -2 3 1 4, तो -8 हो गया और -3 हो गया, ये तो सही है। ये आपका 3 और यहाँ 3 है बेटा, तभी मैं कह रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो ये कितना आपका आ जाएगा -5। अब ये कितना आ जाएगा बेटा -16। तो मेरा कहने का मतलब ये था बेटा, कैलकुलेशन तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलांग डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। समझ में आ गई। तो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हो गई, उसमें यहीं से शुरुआत होगी कि कैसे डिटर्मिनेंट्स का हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर का कैसे करेंगे, थर्ड ऑर्डर कैसे करेंगे, माइनर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा और हिडन साइन क्या होगा।
अच्छा, इस चैप्टर की इस जितना मैंने आपको बताया वेक्टर में भी इसकी ज़रूरत है। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो यही काम करते हैं, तो ये उधर वेक्टर का भी एक पार्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप एडजॉइंट और इन्वर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ों की ज़रूरत आपको उसमें पड़ेगी। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 35-40 मिनट हो गया। मुझे लगता है लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा बेटा। कल बताऊँगा आपको एडजॉइंट और इन्वर्स कैलकुलेट करना, है ना। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे था ये बताया गया, और एडजॉइंट और इन्वर्स कल ही सिखाता हूँ आपको, है ना। चलिए, थैंक यू बेटा।